पैट्रियट मिसाइल इतनी शानदार है तो ये ताइवान में आखिर कैसे चूक गई? क्यों पैट्रियट मिसाइल चीन की मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर सकी? ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को लेकर हो रही है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बावजूद भी चीन ने ताइवान की राजधानी ताइपे के आसमान से 4 मिसाइलें दागी थी। ताइवान ने दावा किया था कि चीन ने करीब 2 घंटे में ताइवान की समुद्र की सीमा के अंदर 11 मिसाइलें दागी थी। लेकिन इंटरनेशनल अखबारों में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों ताइवान के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने चीन की मिसाइलों को ट्रैक नहीं किया। 4 अगस्त को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 11 डोंगफिंग बैलिस्टिक मिसाइलों को द्वीप के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के करीब पानी में लॉन्च किया था। अगर देखा जाए तो पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम ताइवान की सिक्योरिटी की पहली लेयर है। अगर कोई मिसाइल ताइवान का रुख करती है तो उसको रोकने का पहला प्रभावी सिस्टम पैट्रियट ही है। लेकिन ताइवान के पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम है, पहला स्काईपो और दूसरा पैट्रियट। पैट्रियट के अलावा भी ताइवान के पास TN-2 और 3 मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के रूप में भी जानी जाती हैं। ये मिसाइलें ताइवान की वायुसेना इस्तेमाल करती है और इनको ताइवान ने ही विकसित किया है और इसे ही ताइवान स्काई बो कहता है, यानी आसमान में सुरक्षा करने वाला ताइवान का धनुष। ये स्काई बो की तस्वीरें हैं, यानी ताइवान के पास एक नहीं 2 रक्षा कवच है। यानी सवाल यह है कि क्या ये दोनों रक्षा कवच फेल हो गए हैं? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। एक पैट्रियट बैटरी को चलाने के लिए लगभग 90 सैनिकों की जरूरत होती है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम में 5 बैटरी को चलाने के लिए लगभग 450 सैनिकों की जरूरत होगी। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट सिस्टम सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया था। अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3PSE-3 मिसाइल इस समय पूरे अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन और ताइवान में तैनात है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की काबिलियत की बात की जाए तो पैट्रियट को पहली बार 1982 में अमेरिका में तैनात किया गया था। इसके अलावा साल 1991 में खाड़ी के दूसरे युद्ध के दौरान इस डिफेंस सिस्टम ने सोवियत एरा के कई स्कड रॉकेटों को हवा में मार गिराया था। साल 2003 के इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया। सद्दाम हुसैन के सेना के द्वारा छोड़े गए रॉकेट्स भी पैट्रियट ने मार गिराए थे। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है, यानी 100 किलोमीटर तक पैट्रियट मिसाइल अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं बना हुआ है कि अगर पैट्रियट मिसाइल इतनी शानदार है तो ताइवान में कैसे चूक गई? आखिर क्यों पैट्रियट मिसाइल चीन की मिसाइलों को ट्रैक ही नहीं कर सकी? दरअसल किसी भी देश की जमीनी सतह के 100 किलोमीटर ऊपर तक हवाई सीमा मानी जाती है। 100 किलोमीटर के पार अंतरिक्ष की सीमा मानी जाती है। चीन ने ताइवान के आसमान के पास जो मिसाइल लॉन्च किए थे वो अंतरिक्ष की सीमा में थे, ना कि हवाई सीमा में।
यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कायदों में बंधे होने की वजह से ताइवान को खून का घूंट पीना पड़ा और वो चीन की गुस्ताखी के बाद भी अपनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का उपयोग नहीं कर सका। और वैसे भी पैट्रियट की मारक क्षमता सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही है, इसलिए भी चीन की मिसाइलें ताइवान की रेंज में नहीं थी। शी जिनपिंग ने भी अगर देखा जाए तो सिर्फ ताइवान को डराने के लिए ही ताइपे पर हवाई फायर किए थे और इसका मकसद भी ताइवान को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। उधर उत्तराखंड के चंपावत में कुदरत की कहर के बीच हैरान करने वाली घटना हुई, जिसमें हाईवे पर मलबा गिरने से रूट डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके चलते एक घायल बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। हाईवे पर मलबा भरभरा कर गिरता दिखा। जमीन खिसकने के बाद गिरे इस मलबे से स्वाला के पास चंपावत से टनकपुर जाने वाला हाईवे बंद हो गया और रूट को डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके चलते घायल बच्चे को समय पर हायर सेंटर नहीं पहुंचाया जा सका था और उसकी मौत हो गई। चंपावत में स्वाला के पास हाईवे पर मलबा होने से रूट को वाया देवीधुरा हल्द्वानी कर दिया गया, जिसके चलते लोगों को टनकपुर पहुंचने के लिए 300 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जगह जगह ऐसे ही जमीन खिसकने के बाद सड़क पर मलबा गिर रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चीन ताइवान को डराने की कोशिश ज्यादा कर रहा है और वो युद्ध का ठीकरा भी ताइवान के सिर फोड़ने की योजना बना रहा है। ऐसे में ताइवान की रणनीति क्या है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां तैयारी करनी है वहां तैयारी करने में ताइवान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ताइवान ने अपने हुआलियन एयरफोर्स बेस से देश के पूर्वी तट की रक्षा करने के लिए अपने F-16V लड़ाकू विमानों को तैयार कर लिया है। इनमें से हर लड़ाकू विमान 2 एयर लॉन्च एंटी शिप हार्पून मिसाइलों से लैस है। युद्धपोत में भी हार्पून मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ने बहुत प्रभावी तरीके से किया है। The differences between Taiwan and the mainland need to be resolved peacefully. And what we've seen China do over the last few years is move away from a peaceful resolution of differences to doing so coercively and potentially forcefully. That's what's changed. And I think countries throughout the region and around the world are very concerned about that development. And I think what we would hope Beijing would focus on is the fact that for 40 years plus, we've managed this problem, this challenge well. लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या चीन ताइवान पर हमले का रिस्क लेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो रूस खुद भी एक बड़ी महाशक्ति है और यूक्रेन में युद्ध लगातार खिंच रहा है। जिस तरह यूक्रेन अमेरिका के हथियारों से पुतिन की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम बन चुका है, क्या वैसा ही चीन और ताइवान के युद्ध में भी नहीं होगा, क्योंकि ताइवान के पास खुद की मिलिट्री पावर भी यूक्रेन से ज्यादा है और उसके पास अमेरिका का बैकअप भी है। यही वजह है कि चीन ताइवान को डराने की कोशिश ज्यादा कर रहा है और वो युद्ध का ठीकरा भी ताइवान के सिर पर फोड़ने की योजना बना रहा है। अमेरिका खुद भी लगातार ताइवान का मॉरल सपोर्ट कर रहा है और चीन को नसीहतें दे रहा है। The differences between Taiwan and the mainland need to be resolved peacefully. And what we've seen China do over the last few years is move away from a peaceful resolution of differences to doing so coercively and potentially forcefully. That's what's changed. And I think countries throughout the region and around the world are very concerned about that development. And I think what we would hope Beijing would focus on is the fact that for 40 years plus, we've managed this problem, this challenge well. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयानों का जवाब भी चीन अमेरिका में ही मौजूद अपने दूतावास के माध्यम से दे रहा है। The U.S. has long been committed to not developing official relations with Taiwan. So Congress, as part of the U.S. government, is obliged to strictly observe the One China policy of the U.S. government and refrain from having any official exchanges with China's Taiwan region.
कुल मिलाकर अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध छिड़ा तो फिर यूक्रेन को तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाएगा। उधर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बाढ़ का चौंकाने वाला वीडियो आया, जिसमें पुल के ऊपर नदी बहती दिखी। इस दौरान कई लोग